नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे पीएनसी इंफ्राटेक के बारे में। स्टॉक ने 1 ईयर में भाई 45% का रिटर्न दिया है, पर स्टॉक 1 मंथ में 10 से 11% टूट चुका है। लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी सोच रहे हैं कि भाई स्टॉक में चल क्या रहा है, स्टॉक में हो क्या रहा है, क्या स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। बहुत लोगों के सवाल है। जो भी भाई आज आपके सवाल है इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। अभी देख सकते हो इसका ऑल टाइम हाई प्राइस था 574, और ये जब से 574 लगाया है वहाँ से ये गिरावट जारी है। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि भाई स्टॉक में चल क्या रहा है, क्या स्टॉक वापस 574 तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, कंपनी के पास कितने ऑर्डर बुक है उसके ऊपर भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊँगा कि कंपनी में रिस्क क्या है, कंपनी की अच्छी बातें क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, तो आप अगर पीएनसी इंफ्राटेक में इन्वेस्टेड हो नहीं हो तो भी मेरे ख्याल से आपको वीडियो देखना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो अभी इसका प्राइस चल रहा है 463 रुपये, और कंपनी 1999 में बनी थी। कंपनी को काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो इस बात को याद रखना। इसका मार्केट कैप है अराउंड 11,890-80 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है। कंपनी का काम है रोड हाईवे बनाना, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ये सारी चीज़ें बनाना। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है एयरपोर्ट्स भी इन्होंने बना के दिए, एयरपोर्ट, रनवे, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, और यहाँ पे हाईवे, ब्रिजेस, पावर, फ्लाईओवर, पावर परमिशन, ट्रांसमिशन, ये सारी चीज़ों में काम करते। तो भाई कंपनी को एक्सपीरियंस बहुत है, काफ़ी अच्छी बात है। अभी तक तो काफ़ी तगड़ा है। नीचे जब आते हैं कंपनी का आरओसी 16 का है, काफ़ी तगड़ा आरओसी, अच्छा डिसेंट आरओसी बोल सकते हो, तगड़ा नहीं डिसेंट। आरओई 19 का है, डिसेंट बोल सकते हो। डेप्ट है 8,000 करोड़ का, पर आप बोलोगे यार डेप्ट तो इनके पास 8,000 करोड़ का है, मार्केट कैप तो 11, साढ़े 11, 12,000 करोड़ का है। मतलब जितना इनकी वैल्यू नहीं उससे ज़्यादा, मतलब उससे आधे से ज़्यादा तो इनके ऊपर कर्ज है। तो क्या ये प्रॉब्लम है? नहीं। रोड्स वगैरह ये बनाते हैं, रेलवे सॉरी एयरपोर्ट वगैरह, ये कंस्ट्रक्शन का काम करते। तो भाई जब कंस्ट्रक्शन का काम करते तो पैसा इन्वेस्टमेंट करके काम कराना पड़ता है। मेरा मतलब कि कोई अगर ठेका लेंगे ये, तो भाई पैसा डालना पड़ेगा ना पहला खुद से। बड़ा काम उठा रहे, छोटा तो घर का काम उठा नहीं रहे 16 लाख का, कि 16 लाख हमसे लेके घर बना के दे दिया। तो बैंक से ये कर्जा लेते और फिर काम पूरा करते, फिर सामने वाले पार्टी से पैसा लेके वापस बैंक को पैसा चुका देते। तो इसके लिए डेप्ट दिख रहा है। बाद में नीचे आते तो लास्ट 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ 14% का है, और लास्ट 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ इनका 18% का, डिसेंट बोल सकते हो। ऑल टाइम हाई प्राइस 575 रुपया। प्रमोटर्स की होल्डिंग 56, डिसेंट होल्डिंग बोल सकते हो। यहाँ पे नीचे आते तो देख सकते हो कि मैं सीधा आपको ईयरली इनके नेट प्रॉफिट पे लेके चलता हूँ, क्वार्टरली नहीं, क्योंकि क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में काफ़ी अप एंड डाउन होता है। तो देख सकते हो 2013 में इन्होंने नेट प्रॉफिट किया था 75 करोड़ का, जो कि आज पहुँच गया ये 1300 करोड़ के आसपास। और ये कंटिन्यू इनका नेट प्रॉफिट ना भाई बढ़ते ही जा रहा है। 500 और 2020 से भी मैं बात करूँ, 2020 में इनका नेट प्रॉफिट 550 करोड़ का था, जो कि बढ़ते बढ़ते आज 1000 करोड़ पार कर चुका है। तो काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट है भाई कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन लाइन से। सेल्स भी देखे तो 2020 में 5,600 करोड़ के आसपास था रेवेन्यू, जो कि अब हो गया लगभग 8,500 करोड़ से भी ज़्यादा। तो यहाँ तक तो सारी बातें ठीक है भाई, अच्छा है, चल रहा है, ठीक ठाक है। बाद में नीचे आते तो देखते हैं, यहाँ पे रिजर्व देख सकते हो इनके पास 5,134 करोड़ का है, बोरिंग्स इनके पास 8,000 करोड़ का है, और उस 8,000 करोड़ में से लगभग 7,200 करोड़ का बोरिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग है। अब ये लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या होता है? यानी कि इनको 1 साल के बाद पे करना है, क्योंकि ये जो पैसा उठाते रहेंगे लंबे समय के लिए उठाते रहेंगे, क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन लंबे समय तक चलता रहेगा, इसके लिए इन्होंने लॉन्ग टर्म बोरिंग लिया रहेगा। तो ठीक है, रिजर्व भी पड़ा है तो बोरिंग भी है, पर इनके पास भाई ऑर्डर बुक भी है। मैं आपको ऑर्डर बुक पे भी लेके चलूँगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग यानी कि जो इनको 1 साल के अंदर पे करना है वो 752 करोड़ का है। ठीक है। फिक्स असेस्ट की बात करें तो प्लांट मशीनरी इनके पास 1000 करोड़ से ऊपर का है, बिल्डिंग्स इनके पास 23 करोड़ के, इनके पास खुद का ज़मीन है 600 करोड़ का। ये सारी बातें तो हो गई, इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आते तो इनके पास कैश भी अच्छा खासा पड़ा है, कैश मतलब एकदम कड़क कड़क नोट, मतलब ये तुरंत खर्चा कर सकते किधर भी। कितने करोड़ का है? लगभग 1300 करोड़ के ऊपर का इनके पास कैश पड़ा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी तक तो सारी अच्छी बात है। प्रमोटर्स ने अच्छी खासी होल्डिंग करके रखी 56% की, एफआईज ने भाई 10% की होल्डिंग की है, डीआईज ने दबा के माल उठाया है। मतलब जो हमारे यहाँ के हैं ना म्यूचुअल फंड इंडिया वाले, उन्होंने दबा के माल उठाए। क्यों? क्योंकि इनको पता है इसके पास ऑर्डर बुक कितने का है, मैं भी आगे बताता हूँ आपको, तो आप हैरान हो जाओगे। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने भाई 9% की होल्डिंग की रखी है इसमें। कितने? 9.45%, यानी कि ऑलमोस्ट 9.5% की होल्डिंग रखी है। एचएसबी वैल्यू ने अपनी होल्डिंग इसमें 3.70 की है, लास्ट क्वार्टर से इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। आईसीआई वालों ने अपनी होल्डिंग इसमें 1% के आसपास रखी है। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है।
एक्सिस म्यूचुअल फंड के पास 1.48% की होल्डिंग है इसमें, अच्छी बात है। निपॉन लाइफ में की होल्डिंग इसमें 2.10% की, अच्छी बात है। कैनरा वाला की 1.16% की, अच्छी बात है। पब्लिक के पास होल्डिंग केवल 6% की है, जो कि वो भी काफ़ी अच्छी बात है। मतलब इस कंपनी की जो 100% 100% जो हिस्सेदारी है, उसमें से ऑलमोस्ट 94% की होल्डिंग बड़े लोगों की है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और स्मॉल कैप की होने के बावजूद भी इस बात को ध्यान रखना, अभी तक तो काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई भी दिक्कत नहीं। आगे स्टॉक प्राइस पे भी लेके चलूँगा, टेंशन मतलब। नीचे आते तो इनका हम खोलते भाई नोट्स में समझ में आएगा ओवरऑल क्या है नहीं है। देखो इन्होंने अभी एक चीज़ हाईलाइट किया है कि इनका जो रोड का काम है थोड़ा स्लो हो गया था, उसका रीज़न क्या है, और कंपनी के लिए भी आगे चल के ये नेगेटिव पॉइंट बन सकते हैं, ध्यान देना। द रोड एंड हाईवे सेक्टर इन इंडिया एक्सपीरियंस्ड म्यूट प्रोग्रेस, मतलब थोड़ा प्रोग्रेस स्लो हो गया। उसके रीज़न क्या थे, जनरल इलेक्शन, यानी कि जो ये पीएम साहब का इलेक्शन हुआ था उसकी वजह से, क्योंकि इलेक्शन होता है तो आचार संहिता लगता है, और आचार संहिता लगता है तो पैसा पास नहीं होता है, जिसकी वजह से सारे इंफ्रा के काम रुक जाते हैं। और जब इलेक्शन आता है तो सरकार चेंज होने वाली रहती है, इसकी वजह से भाई सारे काम रुक जाते हैं 1-2 महीने के लिए, जिसकी वजह से इनका काम स्लो हो गया। ये पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है कि भाई मानसून, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गया, कहीं प्रोजेक्ट चालू है, बाढ़ आ गया, बारिश हो रहा है, काम रुक जाएगा, सही बात है। कहीं पे ज़्यादा धूप हो गया, मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा भाई, मैन पावर बढ़ाओ, खर्चे बढ़ाओ, तो ये सारी बातें भी रहती है। यहाँ पे लिखा है कि भाई तीसरा रीज़न क्या, ड्यू टू लैंड एक्विजिशन इशू, यानी कि अगर ये हाईवे बनाएंगे तो भाई बीच में लोगों का घर आएगा, तो उनकी जो ज़मीन है वो लेने में, वो एक्विजिशन करने में, वो हथियाने में इनको टाइम लगा, उसके वजह से इनको लॉस क्या हुआ। लास्ट ईयर सेम इसी लास्ट ईयर में इन्होंने 2250 किलोमीटर का रोड बनाया था, और ये जो मैं आपको प्रॉब्लम्स बताया ना, 3 प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम होने की वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो 1934 किलोमीटर हो गई। यानी कि लास्ट ईयर में इन्होंने 2250 किलोमीटर का सेम इसी लास्ट ईयर में बनाया था इन्होंने रोड, और अब इन्होंने कितना बनाया, 1934 किलोमीटर। उसका रीज़न क्या है, इलेक्शन, ये मानसून, इसकी वजह से। तो देखो इस कंपनी का मेरा एक जैसे पर्सनल वे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या निकल के आता है, ये मानसून का तो छोड़ दो, मानसून का उतना बड़ा नहीं है, वो तो शॉर्ट टर्म है, बारिश आएगी चली जाएगी, पानी चला जाएगा। पर ये जो सरकार चेंज होती है ना, इस वजह से भाई स्टॉक को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्यों, उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो हर स्टेट में काम करते, नेशनल हाईवे में भी काम करते हैं। सपोज कल का आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी का ज़्यादा फोकस है रोड बनाओ, इंफ्रा बनाओ। नितिन गडकरी का क्या ज़्यादा फोकस है, रोड बनाओ, इंफ्रा बनाओ। इसके वजह से इनका बिजनेस काफ़ी तगड़ा चल रहा है, ठीक है। अभी कल को मान लो इनकी सरकार आई नहीं, दूसरे किसी की सरकार आ गई। एग्जाम्पल के लिए बीजेपी गवर्नमेंट में नितिन गडकरी जी के अंडर में इंडिया में रोड 20 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बन रहा है, यानी कि रोज़ 20 किलोमीटर रोड बन रहा है। पर कल को दूसरी सरकार आ गई, उसने बोला हम भाई रोड पे ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे, हम कंपनी पे फोकस करेंगे, हम बेरोजगारी पे फोकस करेंगे, हम रेलवे पे फोकस करेंगे, ये जो रोड बनाने की स्पीड है ना हम इसको कम कर देंगे, हम इसको 20 किलोमीटर से 10 किलोमीटर पर डे कर देंगे। तो लॉस किसका होगा, डायरेक्ट लॉस इसको होगा। इसको मतलब जितने भी रोड बनाने की, जैसे एनसीसी हो गया और भी नाम रहेंगे, इन सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि भाई इनकी स्पीड कम हो जाएगी। जब नई सरकार आती है वो अपने हिसाब से पॉलिसी लेके आएगी, वो बोलेगी भाई हमको रोड पे ज़्यादा नहीं फोकस करना, हम रोड 20 किलोमीटर पर डे नहीं, हम 10 किलोमीटर पर डे बनाएंगे, थोड़ा धीरे बनेगा, लेट बनेगा। और बाद में पॉलिसी चेंज कर दिया कि भाई हम इनको ऑर्डर नहीं देंगे, हम अपनी फेवरेट कंपनी को ऑर्डर देंगे, जो कि होता है। 2G स्पेक्ट्रम का जो घोटाला था, 2G घोटाला, वो क्या था जाके देख सकते हो। बाद में कोयला घोटाला था, वो क्या था, यही घोटाला था ना, कि अपने पहचान वाले लोग को भाई ये ऑर्डर दे रहे। अब जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट चलते हैं तो सरकार उसको ही एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा देती है जो सरकार के फेवर में बात करे। सिंपल सी लॉजिक है, अगर तू भाई मेरी फेवर में बात कर रहा है तो मैं तेरे को एड्स ज़्यादा दूंगा, सरकार बोलती है, अंदर की बात है, समझ जाओ। तो सेम मान लो कि सरकार हर स्टेट में चेंज होती है और हर 5 साल में होती है, हर एक 2 साल में इलेक्शन आता है, तो इसकी वजह से क्या इनको दिक्कत होती है, वो अपनी पॉलिसी लाएगी, वो पॉलिसी इनको सूटेबल नहीं होगी, तो भाई इनको तकलीफ होएगा, इनका काम स्लो होएगा, स्टॉक का प्राइस गिरेगा। सिंपल सा लॉजिक है, और ऐसा होता ही है, क्योंकि बीच में जब कोयला घोटाला हुआ था उसके वजह से क्या हुआ, बीच में आपको मैं एक छोटा सा बताता हूँ कहानी। बीच में सरकार ने कुछ 2013-2014 में क्या हुआ था मुझे याद नहीं फिक्स डेट, कि सरकार ने बोला हर घर बिजली पहुंचाना है, ठीक है। तो सरकार ने भाई बोला कि हम तुमको प्रोजेक्ट वगैरह देंगे। तो जेपी पावर ने, मैं एग्जांपल के लिए एक नाम बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे नाम है। तो जेपी पावर ने क्या किया, बैंक से लोन उठाया और सब प्रोजेक्ट खरीदने लगे।
उसके बाद क्या निकल के आया, कोयला घोटाला। मैं ज़्यादा डीप नहीं बता रहा हूँ, कोयला घोटाला निकल के आया तो भाई इनके सरकार ने जो कोर्ट ने था सारे ऑर्डर पे ठप्पा लगाती कि भाई सारे ऑर्डर बंद करो, हर घर बिजली नहीं पहुँचेगा, अभी पहले जो घोटाला हो गया उस पर ध्यान दो। तो भाई जेपी पावर के लग गए वो स्टॉक गिरते ही चला गया, देख लो। तो सेम इसके साथ ये एक बड़ा नेगेटिव निकल के आता है मेरे ख्याल से। पर जब तक अभी सरकार है तब तक टेंशन नहीं है, मतलब उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो तो आपको काफ़ी सोचने की ज़रूरत है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी देखो इनके पास ऑर्डर बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनके पास ऑर्डर बुक अराउंड 19,000 करोड़ का इनके पास ऑर्डर बुक पड़ा है, और इनका मार्केट कैप कितना है, केवल 12,000 करोड़ के आसपास। यानी कि इनके मार्केट कैप से ज़्यादा इनके पास ऑर्डर बुक पड़ा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब लोगों का इसमें बहुत ये भी सवाल रहेगा कि जो HDFC के म्यूचुअल फंड ने होल्ड करके रखा है 9%, तो क्या वो पागल है? और दूसरे म्यूचुअल फंड ने होल्ड करके रखा है एक्सेस म्यूचुअल फंड, तो क्या उनको दिमाग नहीं है? क्या उन्होंने ये सारी बातें नहीं सोची रहेगी? उन्होंने भी सोची रहेगी। पर क्या है कि वो हर महीने प्रॉफिट बुकिंग करते, समझ रहे हो, अपनी होल्डिंग्स कम ज़्यादा करते, सपोर्ट वगैरह देखते, हमेशा एक्टिवेट रहते, लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते म्यूचुअल फंड वाले। उनको अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो स्टॉक में टिकेंगे, नहीं दिख रहा है तो नहीं टिकेंगे। मैं इस स्टॉक का, इस कंपनी का मैं आपको क्लाइंट्स भी दिखा देता हूँ किसके लिए काम करते हैं। यहाँ पे PPT ओपन करेंगे ना तो ओपन होएगा यहाँ पे, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, बाद में फिर आगे स्टॉक के प्राइस पे भी लेके चलता हूँ मैं आपको। एक बार ये ओपन हो जाए PPT तो आपको मैं आगे वो भी दिखाने की, ये देखो PDF ओपन हुआ। यहाँ पे इन्होंने देखो डिटेल भी लिखा है, जो 14,019 करोड़ का इनके पास ऑर्डर है, किन किन से मिला है। अक्कलकोट 2 PKG NHAI का मिला है, नेशनल हाईवे का मिला है, इसकी वैल्यू 869 करोड़ है। ये सारे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का मिला इनको 540 करोड़। तो ऐसे इनके पास टोटल 19,000 करोड़ के ऑर्डर बुक है, देख सकते हैं। इनके पास टोल वगैरह भी है, यानी कि ये टोल से भी इनको पैसा आता है, कमाते हैं। जो टोल नाका में हम पैसा पे करते हैं तो ये टेंडर वगैरह भरते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आता है, तो जिससे उनको टोल से भी पैसा आता है। बाद में नीचे मैं आपको क्लाइंट्स दिखाता हूँ, फिर इनके सीधे स्टॉक प्राइस पे लेके चलूँगा। देखो राइट्स हो गया, डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर, भारतीय विमान प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश MSDRC, दिल्ली स्टेट, उसके बाद MPRDC, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं, इनके लिए काम करते हैं। NHAI हो गया, तो इन सारे लोगों के लिए ये काम करते हैं। इसमें एक अच्छी बात है ये कंपनी में कि कंपनी काफ़ी पुरानी है, तो कंपनी को बिज़नेस करने आता है। बिज़नेस कैसे करने आता है, मतलब कंपनी पुरानी है, 2000 में 1999 में बनी थी, तो उस टाइम से लेके अभी तक इन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट देखी रहेगी, मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट चेंज होते हुए देखी रहेगी, तो सबके साथ इन्होंने अपना रिलेशन बनाया रहेगा। तो उस हिसाब से ये काफ़ी मुझे मतलब अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक टिके हुए ना मार्केट में, सब गवर्नमेंट से इनका रिलेशन मेरे ख्याल से तो अच्छा ही होगा। तो भाई ऐसा कुछ बड़ा दिक्कत होने का मतलब नहीं दिक्कत नहीं होगा कंपनी में। पर जो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है ना, उसके ऊपर मैंने आपको फोकस करा है। जो सरकार चेंज होती है ना तो दिक्कत होता है, क्योंकि देखो अभी बीच में जब अल्पमत में आ गया था बीजेपी गवर्नमेंट, तो कैसा मार्केट गिर गया था। निफ्टी PSU बैंक 8% टूट चुका था। कितना? 8%। इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक की नहीं बात कर रहा हूँ। निफ्टी PSU बैंक का इंडेक्स 8 से 10% टूट चुका था। मतलब लोगों का पूरा भरोसा बीजेपी गवर्नमेंट पे था कि बीजेपी गवर्नमेंट पूरी अगर सहमति, यानी कि उनको सीट ज़्यादा मिलेगा तो भाई सरकारी बैंक चलेगी, जिससे हमको प्रॉफिट होगा। और जब उन्होंने देखा कि भाई ये अल्पमत में, यानी कि इनके पास बहुमत नहीं आ रही है, तो भाई सीधा 10% गिरावट। तो इनडायरेक्टली किससे जोड़े? सरकार से स्टॉक को जोड़ेंगे ना हम। आई होप आप समझ। और उसके बाद से देख सकते हो PSU बैंक में कुछ भी रैली नहीं है, क्योंकि लोगों का भरोसा उठ चुका है अब सरकारी कंपनी से। तो मैं बात कर रहा था इसमें, अब लोगों का सवाल है ठीक है ये सारी चीज़ें, तो इसमें ट्रेडिंग वगैरह भी, मतलब ट्रेडिंग बोल रहा हूँ, इसमें हमको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मैं वो भी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहले मैं आपको इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता हूँ, फिर आगे बताऊंगा। तो देखो स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से 20% टूट चुका है। स्टॉक अभी तक ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अपने 20% को तो फिक्स टच करेगा, यानी कि। और ये जो लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है ना, वो भी लेवल्स काफ़ी तगड़े। तो ये इस लेवल से लेके इस लेवल तक स्टॉक जरूर जाएगा यहाँ से, यानी कि 20% का तो हमको मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, ओपनली देखने के लिए मिल रहा है। ये आराम से, ये जो अभी 464 63 यहाँ पे घूम रहा है ना ये स्टॉक, अब यहाँ से ये पक्का जाएगा, यहाँ तक तो जाएगा, ऑल टाइम हाई प्राइस तोड़ेगा, क्योंकि भाई इनके पास ऑर्डर बुक पड़े हैं इतने 19,000 करोड़ के ऑर्डर बुक पड़े, मार्केट कैप 11,000 करोड़ है, इससे भी आगे जा सकता है, पर यहाँ तक तो जरूर जाएगा। यहाँ से मतलब 20% की रैली फिक्स है। अब देखो लोगों का इसमें सवाल है कि नेगेटिव अभी स्टॉक में, तो मतलब इसमें कैसा करना चाहिए। देखो ऐसे सारे स्टॉक में ना हमको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। मेरा मतलब अगर आपका टारगेट 50% का है, इस स्टॉक में 50% मिल गया तो प्रॉफिट बुकिंग कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका टारगेट 100% का, आपको इसमें 100% रिटर्न मिल गया तो प्रॉफिट बुकिंग करो। म्यूचुअल फंड वाले भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि होल्डिंग्स बढ़ाते ही जाते हैं, नहीं।
म्यूचुअल फंड वाले हर लेवल्स पे बाय करते, जैसे कि उन्होंने 460 के सपोर्ट्स और लेवल्स पे बाय किया तो वापस 574 पे बेचेंगे भी। ऐसा नहीं कि भाई होल्डिंग रखे ही रहेंगे हमारी तरह, नहीं भाई 5 गुना होने दो तो बेचेंगे, नहीं। हर स्टॉक की खासियत अलग होती है। कोई क्या बोलते हैं, इनका काम कोई एफएमजीसी का नहीं है कि ये ओपनली है, इनको कोई दबा नहीं सकता, इनको दबा सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक में क्या करना रहता है, हमको प्रॉफिट बुकिंग करके चलना होता है। ये मेरा एक पर्सनल व्यू है भाई, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, सही नहीं हो सकता हूँ। तो मेरा जैसे इसमें एक तरह का ऐसा नज़रिया है कि अगर इसमें 30% निकल गया तो मैं प्रॉफिट बुकिंग कर दूंगा, कल को अगर ये सपोर्ट वगैरह पे आए तो वापस बाय करके वापस सेल कर दूंगा मेरे रजिस्टेंस में। और लोगों के एक और सवाल है कि भाई ये गिर क्यों रहा है, गिर रहा है इसके लिए क्योंकि इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। स्टॉक ने ऑल टाइम हाई प्राइस लगाया और नॉर्मली एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और आके स्टॉक 460 के आसपास घूम रहा है, टहल रहा है, खाना खा रहा है, बोल सकते हो। तो देखो अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कुछ नेगेटिव चीज़ नहीं है कि स्टॉक गिर रहा है, नेगेटिव चीज़ नहीं है, एक प्रॉफिट बुकिंग जो नॉर्मल स्टॉक में होती है और होना भी चाहिए, ताकि लोग, तभी तो नए बायर्स आएंगे ना, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो देखो ऐसे स्टॉक में मेरे ख्याल से, मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग कर करके चलनी चाहिए। अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक कर लो, अच्छे सपोर्ट पे आ रहा है, अच्छे प्राइस पे आ रहा है, वापस ले लो। ऊपर ज़्यादा चल चुका है, अब जब लोग इसका नाम ले रहे हैं हर जगह, पीएनसी इंफ्राटेक, पीएनसी इंफ्राटेक, तब बेचो। जब ज़्यादा नाम उड़ेगा तब बेचो, जब कोई नहीं पूछेगा तब उठाओ। तो ऐसे स्टॉक में ऐसे पैसा बनाना चाहिए। पर ऐसे स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से भाई बहुत, मतलब आपको एक्टिवेट रहना चाहिए। अगर आप सोचोगे मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से रहूँगा 5 साल 6 साल, तो 5-6 साल में गवर्नमेंट ने चेंज होती है, याद रखना, तो दिक्कत हो सकता है। अभी देखो इसका एक क्लाइंट था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी रोड्स बनाते। मान लो अभी योगी इसके लिए सूटेबल है, इस कंपनी के लिए योगी आदित्यनाथ सूटेबल है, वो रोड पे ध्यान दे रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ध्यान दे रहे। अब कल को अखिलेश आ गए और इस कंपनी के लिए सूटेबल नहीं रहे, अखिलेश ने बोला भाई हम ध्यान देंगे दूसरे कोई चीज़ पे, हम रेलवे पे ध्यान देंगे, हम रोड पे नहीं ध्यान देंगे, हम रोड कम किलोमीटर के हिसाब से बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ 20 किलोमीटर पर डे बना रहे तो हम 10 किलोमीटर पर डे बनाएंगे, तो इनको दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो। तो बस आप समझ गए रहोगे कि बोलने का मतलब क्या है। इसमें प्रॉफिट बुकिंग के नज़रिए से रहो, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर सोच रहे हो आप, वो तो आपका एक पर्सनल डिसीजन है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हो तो इस स्टॉक को लेके काफ़ी एक्टिवेट रहो, इसके आर्टिकल पढ़ो, न्यूज़ पढ़ो, रिजल्ट पढ़ो, काफ़ी एक्टिवेट रहो, तब इसमें भाई टिके रहना। तो ये था भाई पीएनसी इंफ्राटेक के ऊपर एक वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा। इस वीडियो में भाई कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी आपको बाय सेल का कॉल लेना रहता है एक सेबी रजिस्टर एडवाइज़र से लेना होता है। मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी मैंने प्राइस वगैरह आपको बताया केवल स्टडी पर्पस के हिसाब से बताया। भाई बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान रखना। इस वीडियो में बाय सेल का कोई भी कॉल नहीं है आपको।